दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की स्टडी के अंदर हीमोफीलिया पार्ट 2 हम लेके आए हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने बात किया था हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया किस तरीके से प्रोसीड करता है, हीमोफीलिया में कौन से क्लोटिंग फैक्टर का डेफिशिएंसी होता है और हीमोफीलिया डिजीज को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ा कि बेसिकली हीमोफीलिया फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन हीमोफीलिया फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी से भी देखने को मिलता है। उसको हमने पैरा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी बोला था। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसका मैनेजमेंट। अगर बात करें हम हीमोफीलिया के क्लिनिकल साइन की, तो हॉलमार्क साइन जो हीमोफीलिया का रहता है उसको हम हीमार्थ्रोसिस कहते हैं। हीमार्थ्रोसिस का मतलब होता है ब्लीडिंग इन द जॉइंट, ब्लीडिंग इन द जॉइंट। हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हीमोफीलिया जो होता है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरी का हीमोफीलिया होता है। माइल्ड केसेज के अंदर ब्लीडिंग जो होती है वो एक सिग्निफिकेंट ट्रॉमा के बाद में देखने को मिलता है। मॉडरेट हीमोफीलिया में ब्लीडिंग जो होती है वो माइल्ड इंजुरी से भी हो जाता है, और सीवियर हीमोफीलिया के अंदर विदाउट इंजुरी जो है वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाता है। और ब्लीडिंग का जो है वो स्पेशली कहाँ होता है, जॉइंट्स के अंदर। इस सिम्टम को हम बोलते हैं हीमार्थ्रोसिस। हीमार्थ्रोसिस वर्ड का मतलब होता है ब्लीडिंग इन द जॉइंट। जॉइंट में ब्लीडिंग होने की वजह से जॉइंट में पेन होता है, वहाँ पे टेंडरनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और रिकरेंट अगर जॉइंट में इस तरह से ब्लीडिंग हो तो हीमोफीलिया जो होता है उसकी वजह से जॉइंट जो है उसका ग्रोथ जो होता है, वो बोनी ग्रोथ जो होती है जॉइंट में, वो अबनॉर्मल देखने को मिलती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि हीमोफीलिया का हॉलमार्क साइन या सबसे क्लासिकल साइन क्या होता है, तो उसका जवाब है हीमार्थ्रोसिस, और उसका मतलब होता है ब्लीडिंग इन द जॉइंट। हालांकि जॉइंट में ब्लीडिंग कब होगी, तो ये हमने बोला हीमोफीलिया की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आइदर इट इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। उसके आधार पे सीवियर ट्रॉमा, मिनिमम इंजुरी और विदाउट इंजुरी भी ब्लीडिंग में देखने को मिलती है। अगले क्लिनिकल साइन की बात करें, हीमोफीलिया के अंदर अबनॉर्मल ब्लीडिंग की हम बात कर ही रहे हैं, और ये किसकी वजह से होता है, रेस्पॉन्स टू ट्रॉमा और सर्जरी। ये माइल्ड केसेज के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है, किसी सिग्निफिकेंट ट्रॉमा या सर्जरी की वजह से जो है वहां पे ब्लीडिंग देखने को मिलता है। जॉइंट में जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट में टेंडरनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, और मूवमेंट जॉइंट जो है बेसिकली किसके लिए जिम्मेदार है, अपनी बॉडी के जो डिफरेंट जॉइंट है वो अपने मोशन या मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे जब जॉइंट में ब्लीडिंग होगा तो जॉइंट के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हीमोफीलिया वाली बीमारी के अंदर जॉइंट में कई बार ब्लीडिंग होता है ना, हमने बोला यहाँ पे कई बार ब्लीडिंग होता है, तो उस ब्लीडिंग की वजह से जॉइंट्स के मूवमेंट ढंग से नहीं हो पाएंगे। इसको हम बोलते हैं लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। तो ये हीमोफीलिया के अंदर देखने को मिलता है, मूवमेंट जॉइंट के जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। अगला वहां पे टेंडेंसी रहती है ब्रूइजेज इजीली। ब्रूइजेज वर्ड का मतलब होता है रगड़ लग जाना, या मतलब छोटी सी चोट से वहां पे बॉडी के ऊपर निशान बन जाना। नॉर्मली उसको हम इकाइमोसिस के नाम से जानते हैं। ये ज्यादातर जो होता है वो फ्रेजाइल स्किन जब होती है, ओल्ड एज में वो होती है, वो फिजियोलॉजिकल होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों में अगर इजीली ब्रूइजेज की थोड़ी सी चोट लगती है, वहां पे जो है लालिमा हो गई और इकाइमोसिस डेवलप हो गया, दैट मीन्स कि बच्चा जो है वो हीमोफीलिया से सफर कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी चाइल्ड के अंदर अबनॉर्मली कहीं भी ब्लीडिंग और स्पेशली ब्लीडिंग अगर जॉइंट्स में देखने को मिल रही है, तो आपका सीधा डाउट जो है वो हीमोफीलिया के लिए जाना चाहिए। और भी बॉडी में कहीं से भी इजीली अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोफीलिया जो होता है उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी वाली डिजीज है और उसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। तो ये हॉलमार्क क्लिनिकल साइन है। उसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन याद रखना है वो हीमार्थ्रोसिस है। जॉइंट में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से जॉइंट पेनफुल होते हैं, जॉइंट में टेंडरनेस आती है, जॉइंट में स्वेलिंग देखने को मिलती है, और उसकी वजह से बच्चे के मूवमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये जो ब्लीडिंग जॉइंट में हो रही है, ये अगर हीमोफीलिया माइल्ड टाइप का है तो सिग्निफिकेंट ट्रॉमा की वजह से होगा, अगर मॉडरेट टाइप का है तो माइल्ड से ट्रॉमा से हो जाएगा, और सीवियर टाइप का है तो बिना ट्रॉमा के भी जॉइंट में ब्लीडिंग हो जाता है। और इजीली बच्चे की बॉडी के ऊपर ब्रूइजेज, रगड़, लाल लाल इकाइमोसिस टाइप के जो है पैच वहां पे इजीली डेवलप हो जाते हैं। ये हीमोफीलिया को इंडिकेट करते हैं बच्चे के अंदर। तो क्लासिकल या कार्डिनल साइन हीमोफीलिया के ये देखने को मिलते हैं। इससे हम उसको रूल आउट कर सकते हैं कि बच्चे में हीमोफीलिया है। हम बात करें हीमोफीलिया के डायग्नोस्टिक टेस्ट की, तो इसका डायग्नोसिस करने के लिए पीटी एपीटीटी ये टेस्ट करते हैं, जिसमें एपीटीटी जो टेस्ट होता है वो प्रोलॉन्ग होता है। प्रोलॉन्ग मतलब बढ़ा हुआ होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप।
इसको हम शॉर्ट में एपीटीटी लिखते हैं। एपिटेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है ऑन एंड एवरेज वैल्यू की मैं बात करूं तो 30 सेकंड होती है। वैसे ये 36 तक भी नॉर्मल माना जाता है, लेकिन मैं एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एवरेज वैल्यू होती है 30 सेकेंड्स, और ये बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, है ना, मोर देन 30 सेकेंड और 40, 50, 60, 70, 80, मतलब एपीटीटी की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। लेकिन पीटीआईएनआर और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होते हैं। देखिएगा, ब्लीडिंग की टेंडेंसी जिस भी मरीज में होती है उसमें हम ब्लीडिंग को चेक करने के लिए पीटी एपीटीटी, आईएनआर और प्लेटलेट काउंट और बीटीसीटी हम चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ब्लीडिंग होने का रीजन क्या है। तो जब हम ये ब्लीडिंग के लिए टेस्ट करेंगे, पीटी और एक टेस्ट तो हम यहाँ पे कर रहे हैं पीटी और एपीटीटी, पीटी और एपीटीटी ये दो टेस्ट होते हैं। ये ब्लीडिंग टेंडेंसी या क्लोटिंग कैस्केड के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं, है ना। ये सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लू कलर की वाइल, ब्लू टॉप वाली वाइल के अंदर इस सैंपल को भेजना होता है। पीटी एपीटीटी का सैंपल 2.5 ml के आसपास ब्लड जो है वहां पे भेजा जाता है। ब्लू टॉप वाली वाइल के अंदर पीटी एपीटीटी का सैंपल जाता है। तो जब हम पीटी एपीटीटी का सैंपल भेज रहे हैं और उसमें पीटी टेस्ट जो है वो तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल। पीटी टेस्ट तो क्या होता है, नॉर्मल, लेकिन एपीटीटी प्रोलॉन्ग है तो ये हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में स्पेसिफिक एपीटीटी ही बढ़ा हुआ होता है, ये बात जरूर 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 याद रखिएगा। हीमोफीलिया एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें पीटी नॉर्मल है और एपीटीटी बढ़ा हुआ है, दैट इंडिकेट कि वो हीमोफीलिया है। प्लेटलेट काउंट यहाँ पे नॉर्मल रहते हैं, प्लेटलेट काउंट हीमोफीलिया में क्या रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। जबकि सिकल सेल एनीमिया में हमने बोला कि प्लेटलेट काउंट भी कम होते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट काउंट क्या रहते हैं, नॉर्मल। तो पीटी नॉर्मल, प्लेटलेट नॉर्मल और ब्लीडिंग टाइम यहाँ पे नॉर्मल है। क्यों, प्रॉब्लम क्लोटिंग की है, ब्लीडिंग की है ही नहीं है। बहुत फेमस सवाल आता है एग्जाम में कि कौन सी ब्लीडिंग प्रॉब्लम है या कौन सी क्लोटिंग प्रॉब्लम है। तो हीमोफीलिया में ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लोटिंग की प्रॉब्लम है। क्लॉट नहीं हो पाने के कारण ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग टाइम जो है वो नॉर्मल है, लेकिन क्लोटिंग टाइम यहाँ पे प्रोलॉन्ग रहता है। इसके अलावा एपीटीटी टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग है। पीटी और प्लेटलेट काउंट जो है उसकी वैल्यू क्या है, नॉर्मल। तो ये क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हीमोफीलिया के क्लिनिकल साइन, और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही हम रूल आउट कर लेते हैं कि बच्चे में हीमोफीलिया है। तो प्रोलॉन्ग पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, ये हीमोफीलिया में देखने को मिलता है। दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हीमोफीलिया। नाउ अब हम हीमोफीलिया के मैनेजमेंट की बात करें तो हीमोफीलिया जो है वो बेसिकली जो है डिजीज जो है वो क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी वाली बीमारी है, और स्पेशली फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 5 या फैक्टर 11 भी हो सकता है। तो जिस भी क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है वो क्लोटिंग फैक्टर हीमोफीलिया में क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं। तो फैक्टर रिप्लेसमेंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और ज्यादातर फैक्टर 8 जो होता है उसका रिप्लेसमेंट करते हैं। फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 5 की भी वहाँ पे रिप्लेसमेंट की नीड होती है अगर हीमोफीलिया उस टाइप का। तो ज्यादातर फैक्टर 8 का रिप्लेसमेंट, और मार्केट में फैक्टर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर फैक्टर अवेलेबल नहीं हो तो एफएफपी वहाँ पे हम काम में लेते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसके अंदर सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, या क्रायो प्रिसिपिटेट काम में लेते हैं, क्रायो प्रिसिपिटेट ये यूज कर सकते हैं, इनमें क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। तो ये यूज कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक फैक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज्यादातर फैक्टर वहाँ पे काम में लिया जाता है। अच्छा, फैक्टर जो होता है वो माइल्ड केसेज के अंदर और मॉडरेट केसेज के अंदर तो हीमोफीलिया बच्चा ब्लीडिंग लेके आएगा तभी हम फैक्टर लगाते हैं। सीवियर हीमोफीलिया में ब्लीडिंग की रिस्क, ऑटो ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है बच्चा, इसलिए हम एज ए प्रोफाइलैक्टिक भी फैक्टर लगा देते हैं, है ना। 2 और 3 टाइम्स इन ए मंथ जो है हम फैक्टर वहाँ पे लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेट इसका डोज लगता है, और हम जो है उसको एज ए प्रिवेंटिव और एज ए प्रोफाइलैटिक पर्पज में भी फैक्टर दे सकते हैं। इसके अलावा एक ड्रग होती है डेस्मोप्रेसिन, है ना, डेस्मोप्रेसिन, DDAVP इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ADH हार्मोन होता है, ये इंट्रानेजल और टेबलेट फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है, इसको हम देते हैं। ये फैक्टर के फॉर्मेशन में मदद करता है ना, क्लोटिंग फैक्टर जो है उनके फॉर्मेशन में मदद करने वाली दवाई होती है। वैसे तो डेस्मोप्रेसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ी थी हमने, एक बीमारी पढ़ी थी हमने पहले, एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चों के अंदर, और वो बीमारी थी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, है ना, नॉक्टर्नल बेड वेटिंग जो है उसके ड्रग ऑफ चॉइस है डेस्मोप्रेसिन, एंटीडायोटिक हार्मोन। यहाँ पे हीमोफीलिया में भी इसको काम में लिया जाता है, ये क्लोटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन में मदद करती है। तो फैक्टर रिप्लेसमेंट और डेस्मोप्रेसिन ये दवाइयां जो है हीमोफीलिया के मरीज में काम में लेते हैं। इसके अलावा हीमोफीलिया का बच्चा जब जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग लेके आता है और जॉइंट्स में उसके स्वेलिंग वहाँ देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में हमें उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो हमें हमेशा उस बच्चे को मॉनिटर करना चाहिए ब्लीडिंग के लिए, और ब्लीडिंग के प्रिकॉशन हमेशा मेंटेन करने चाहिए। ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग हुई कि नहीं हुई जॉइंट को देखें, कितनी ब्लीडिंग हुई वो देखें, और ब्लीडिंग नहीं हुई तो ब्लीडिंग ना हो उसके प्रिकॉशन सारे के सारे काम में लेने चाहिए हर हीमोफीलिया के बच्चे में।
हीमोफीलिया का बच्चा जो है उसको आप अपने घर में जो मिरर होता है वो उसकी तरह केयर करने की जरूरत होती है। जैसे आप अपने घर में मिरर होता है उसको कैसे संभाल के रखता है, क्योंकि वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, वैसे हीमोफीलिया के बच्चे में बहुत आसानी से इजीली ब्रूजेज हो जाते हैं, इजीली ब्लीडिंग हो जाती है, इसलिए उसको घर में मिरर की तरह संभाल के रखना होता है। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल बात होती है हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर। हीमोफीलिया के बच्चे का जो जॉइंट है जिसमें ब्लीडिंग हुई है वो अगर पेनफुल है तो उस जॉइंट को क्या कर दो, इमोबिलाइज कर दो। जितना इमोबिलाइज रखोगे उतना जो है वहाँ पे पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस कम होगी। तो इमोबिलाइज कर दो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज को, ताकि जॉइंट का पेन जो है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, लेस हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो जॉइंट के पेन को मिनिमाइज, लेस और डिक्रीज करने के लिए अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज को क्या कर दो, इमोबिलाइज कर दो विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्टिंग डिवाइसेज। इमोबिलाइज कर दो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज को। इसके अलावा असेस करो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को, क्योंकि हीमोफीलिया में जॉइंट की ब्लीडिंग के अलावा ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। कहाँ पे हो सकती है, ब्रेन में। और जब ब्रेन में ब्लीडिंग होती है तो उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज कहते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। और इंट्राक्रेनियल हेमरेज की कंडीशन के अंदर बच्चा जो होता है उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस गड़बड़ हो जाता है, ग्लासकोमा स्केल गड़बड़ हो जाता है, और उसका कॉन्शियसनेस जो होता है वो अल्टर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अल्टर्ड। ये इंडिकेट करता है कि बच्चा जो है उसको आईसीएच हो गया है। तो हीमोफीलिया के बच्चे में ब्लीडिंग ब्रेन में होने से इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, और उससे उसका कॉन्शियसनेस जो है वो अफेक्ट होता है। तो उसको लगातार न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के लिए बच्चे को असेस करना होता है। तो ये हीमोफीलिया के अंदर इंपॉर्टेंट असेसमेंट का हिस्सा रहता है। तो फैक्टर रिप्लेसमेंट, डेस्मोप्रेसिन दवाई, इसके अलावा कंटिन्यू मॉनिटरिंग फॉर ब्लीडिंग, मेंटेन ब्लीडिंग प्रिकॉशन, ऑल ब्लीडिंग प्रिकॉशन शुड बी मेंटेन। किसी तरह का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बच्चे को नहीं खेलना, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो वहाँ ध्यान रखनी होती है। जो जॉइंट अफेक्ट हुआ है उस अफेक्टेड जॉइंट में पेन को मिनिमाइज करने के लिए इमोबिलाइज कर दो जॉइंट को, और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के लिए बच्चे को असेस करते रहो। ये आईसीएच होगा तो न्यूरोलॉजिकल अल्ट्रेशन वहां देखने को मिलेगा। लास्ट, कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग है, तो उसको कंट्रोल करने का पहला तरीका तो ये है कि उसको क्या कर दो, इमोबिलाइज कर दो। दूसरा, एलिवेट कर दो उस पार्ट को, जिस जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है उस जॉइंट को क्या कर दो, एलिवेशन कर दो, उसका एलिवेशन। और इसके अलावा वहां पे क्या अप्लाई करो, कोल्ड एप्लीकेशन। वे जो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड सप्लाई कम कराता है, ब्लीडिंग कम होगा। तो अफेक्टेड जॉइंट के ऊपर जो है कोल्ड एप्लीकेशन, इमोबिलाइजेशन और एलिवेशन, ये मैनेजमेंट का हिस्सा रहता है। फैक्टर रिप्लेसमेंट हम करेंगे, डेस्मोप्रेसिन वहां दे रहे हैं, ब्लीडिंग हुई है अगर जॉइंट के अंदर, तो उस जॉइंट को इमोबिलाइज कर लो, उस जॉइंट को एलिवेट करके रखो, उसके ऊपर आइस का एप्लीकेशन करो। ये मैनेजमेंट रहता है जब बच्चा क्लिनिकल साइन लेके आता है हीमोफीलिया का। ना, हीमोफीलिया का जो बच्चा है उस बच्चे को और उसके फैमिली को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है जब वो बच्चे के साथ में रह रहे हैं, तो उसको क्या एजुकेशन देने की जरूरत है, क्या क्या केयर देने की जरूरत होती है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो उसके बारे में हम बात करें कि हीमोफीलिया के बच्चे को क्या क्या केयर देना होता है, क्या क्या एजुकेशन देना होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करें कि हाउ टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रही है बच्चे को, हीमोफीलिया के बच्चे के चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो पेरेंट्स को बताएं कि ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए उनको बताएं इमोबिलाइजेशन के बारे में, उनको बताएं एलिवेशन के बारे में, उनको बताएं आइस एप्लीकेशन के बारे में, और उनको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं डायरेक्ट प्रेशर। जब भी एक्टिव ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करो, डायरेक्ट प्रेशर। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीका होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का। ब्लीडिंग साइड पे क्या अप्लाई करो, डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर के अलावा उसको क्या कर दो, इमोबिलाइज कर दो। क्या कर दो, इमोबिलाइज। उसको मूवमेंट मत कराओ, मूवमेंट मत कराओ। इसके अलावा क्या कर दो, उसको एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उसको पार्ट को एलिवेट करके रखो, उठा के रखो। इसके अलावा क्या करो, तो इमोबिलाइज कर दो जॉइंट को, उसको पार्ट को एलिवेट करके रखो। इसके अलावा जो है वहां पे आइस एप्लीकेशन करो, आइस एप्लीकेशन करो। तो आइस का, बर्फ का सेक करो, एलिवेट करके रखो पार्ट को, जॉइंट को इमोबिलाइज कर दो। ये कुछ तरीके, डायरेक्ट प्रेशर, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव ब्लीडिंग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। तो ब्लीडिंग कंट्रोल यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो है वो तरीका है। पेरेंट्स को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बच्चे को कहीं भी किसी भी जगह पे ब्लीडिंग हो सकती है, और सब जगह जो है मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं होती है। तो उस समय ब्लीडिंग को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चा जो है शॉक में जाके बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो वी हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट करें पेरेंट्स को रिगार्डिंग एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की एक्टिविटी के बारे में इंस्ट्रक्ट करें। कैसी एक्टिविटी, बच्चे की वो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसमें कांटेक्ट जरूरत हो। तो कांटेक्ट स्पोर्ट्स जितने भी होते हैं वो हीमोफीलिया के बच्चे को नहीं खेलने होते हैं, है ना। कबड्डी, खो खो, जो ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें कांटेक्ट
टच होता है उससे बच्चे को चोट और इंजरी पहुंच सकती है, और इंजरी पहुंचती है वो ब्लीडिंग के प्रति बहुत ज्यादा तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जो है ऐसी एक्टिविटी बच्चे को ना करे जिसमें कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट शुड बी अवॉइडेड। ये एक्टिविटी के बारे में जरूर इंस्ट्रक्ट करें पेरेंट्स को, इंस्ट्रक्ट करें चाइल्ड को कि वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को यूज करे, है ना। अगर वो खेल रहा है, वो कहीं भी ऐसे गिरने की संभावना है, हेलमेट वगैरह पहन के रखे, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कवरिंग डिवाइस पहन रखे, जॉइंट्स के ऊपर जो है जॉइंट के जो है कवरिंग डिवाइसेस आते हैं, नी कैप आती है, एल्बो कैप आती है, रिस्ट कैप आती है, तो ज्यादातर इन एंकल के ऊपर ज्यादातर ब्लीडिंग होते हैं, तो शूज जो है वो पहन के रखे, तो ऐसे चीजें पहन के रखे, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस बॉडी के ऊपर कवर करके रखे, तो उसको इंजरी होने की संभावना कम। मतलब एक योद्धा जब युद्ध लड़ने जाता है तो वो अपनी बॉडी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके जाता है ताकि उसको जो है किसी भी तरीके का औजार ना लगे, वैसे इस बच्चे को हमेशा रहना होता है, उसको एक योद्धा की तरह तैयार रहना होता है, क्योंकि उसको किसी भी चीज से कभी भी इंजरी होने पर उसको क्या हो सकती है, इजीली ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसको इंस्ट्रक्ट करें कि वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पहन के रखे, उसको इंस्ट्रक्ट करें पेरेंट्स को कि वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करें, डायरेक्ट प्रेशर, इमोबिलाइजेशन, एलिवेशन, आइस एप्लीकेशन के द्वारा वो ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट एक और बात होती है कि ये बच्चा जो है वो जब भी जो है नॉर्मल लोगों के साथ में रहता है तो उसको, वो हीमोफीलिया का बच्चा है, इसके लिए एक स्पेसिफिक अलर्ट बेल्ट वहाँ पे लगा होना चाहिए ताकि कहीं भी लोगों को कंफ्यूजन ना हो और तुरंत उसका डायग्नोसिस अगर पता और फैक्टर टाइम पे उसको मिल जाए बच्चे को, तो ब्लीडिंग को तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट जो है ये बच्चे को पहना के रखना होता है, और मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट में स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि इस बच्चे को हीमोफीलिया है, ताकि कहीं भी बच्चे को दिक्कत हो रही हो, स्कूल में हो रही हो, बस में हो रही हो, कहीं भी हो गई हो, तो उसको अगर हॉस्पिटल वहां से नियर बाय हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो हॉस्पिटल वालों को समझना बहुत आसान हो जाता है और इजीली उस बच्चे को ट्रीट किया जा सकता है और बच्चे की जान बच सकती है। तो इंस्ट्रक्ट करें पेरेंट्स को कि हमेशा इसको मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहना के रखें। तो ये कुछ एजुकेशन है जो हीमोफीलिया के बच्चे के पेरेंट्स को स्पेशली दे के रखना होता है। तो ये जो है हीमोफीलिया के बारे में था। तो हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया का क्या पैथोफिजियोलॉजी रहता है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसके क्लिनिकल साइन और इसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एज वेल एज नर्सिंग केयर और हेल्थ एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको एनीमिया, हमने जितने भी पढ़े, हमने हिमेटोपोइसिस और हमने हिमेटोपोइसिस के प्रोसेस में बोन मैरो में किस तरह से हिमेटोपोइसिस होता है और किसकी कमी से कौन कौन से एनीमिया होता है, ये सारे हमने 1 बाय 1 पढ़े। इसमें आपको किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें। और इसके अलावा जो है एनीमिया में और कोई एनीमिया, अगर आपके दिमाग में और कोई एनीमिया के बारे में पढ़ना हो तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। अगर आपको एनीमिया के सारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक चैनल पहुंचाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितने लोगों तक ये चैनल पहुंच पाएगा उतने लोगों को हमारी ये जो कोशिश है वो सक्सेस हो पाएगी। तो आप इस कोशिश के अंदर भागीदार बने और हर आदमी तक इसको पहुंचाने का कोशिश करें। तो हम ये जो मेहनत लगातार मिलके कर रहे हैं, ये मेहनत हमारी सार्थक होगी और हर लोगों को हर बीमारी के बारे में अच्छी अच्छी चीजें पता चलेगी और हर किसी का नॉलेज अगर अच्छा होगा तो शायद ये प्रोफेशन जो है वो बहुत अच्छी जगह पे होगा। तो आप अगर जरा सा भी अपना योगदान इस प्रोफेशन में देना चाहते हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करें। क्लास इज डिसमिस्ड।